नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एनेस्थीसिया। ठीक है। तो अपना सर्जरी का जो अगला टॉपिक है वो कौन सा रहने वाला है? एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि एनेस्थीसिया कहते किसे हैं। जो एनेस्थीसिया है उसकी क्या टर्मिनोलॉजी या डेफिनेशन होगी। तो सिंपल भाषा में हम बात करें एनेस्थीसिया का अर्थ, तो वो क्या है? संवेदनहीन होना, संवेदनाओं से मुक्ति क्या कहलाती है? एनेस्थीसिया कहलाती है। ठीक है। संवेदनाओं से मतलब क्या है? जो भी हमारे संवेदी अंग हैं। ठीक है। तो हम संवेदनाएं किस किस से ग्रहण करते हैं? बेसिकली अपनी त्वचा से दर्द की संवेदनाएं हो गई अपनी। ठीक है। वातावरणीय परिवर्तन की संवेदनाएं होती हैं। ठीक है। तो ये सभी हमारे शरीर को महसूस होती हैं। तो इन्हीं संवेदनाओं का महसूस ना होना ही, ठीक है, क्या कहलाता है? एनेस्थीसिया कहलाता है। और मुख्य रूप से दर्द की संवेदना है ना। तो क्योंकि हम सर्जरी में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर हमें दर्द की संवेदनाएं हमें महसूस नहीं होंगी तो हम उसको क्या कहेंगे? संवेदनहीनता कहेंगे। ठीक है। तो यही इसमें हम पढ़ेंगे कि संवेदनहीनता यानी शरीर को जो संवेदनाएं वो महसूस ना हो, तो वो किस किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और एनेस्थेसिया कितने प्रकार का होता है ना, किस तरह से किया जाता है, कौन सी औषधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी से। ठीक है। जो कि अलग अलग हैं, बस इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। तो सबसे पहली चीज है ट्रैंक्विलाइजेशन। ठीक है। तो पहली टर्म क्या हो गई? ट्रैंक्विलाइजेशन। ये क्या है? तो ये बेसिकली जैसे क्या है कि अपना एनेस्थीसिया है, ये उससे थोड़ी सी अलग चीजें होती हैं कि जो इनमें औषधि की डोज है। ठीक है। जो संवेदनहीनता का जो प्रकार है उसके आधार पर इनका ये डिवाइडेशन किया गया है। पहला है ट्रैंक्विलाइजेशन। क्या है ये? व्यवहारिक बदलाव की वह अवस्था है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो कोई भी जीव है उसके व्यवहारिक बदलाव की अवस्था, उसके जो व्यवहार है उसमें बदलाव आता है, जिसमें रोगी क्या हो गया है? शांत हो गया है। लेकिन वातावरण के प्रति कैसा है वो? उदासीन है। ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजेशन क्या हुआ बेसिकली कि व्यवहारिक बदलाव की अवस्था होती है ये, है ना। इसमें किसी भी प्रकार का एक तरह से हम संदमन नहीं कर रहे हैं, या ये कहें कि एनेस्थीसिया को अचीव नहीं कर रहे हैं। तो क्या बदलाव आता है? बेसिकली रोगी के व्यवहार में बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है कि रोगी जो अग्रेसिव है वो कैसा हो गया? शांत हो गया। लेकिन वातावरण के प्रति कैसा है वो? उदासीन। ठीक है। किसी प्रकार का रिएक्शन वो नहीं दर्शाता है। जैसे जब कभी भी जंगली जानवरों को पकड़ना होता है ना, तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि ट्रैंक्विलाइजर गन के द्वारा जो जंगली जानवर हैं, क्योंकि उनके पास तो जा नहीं सकते, नहीं तो क्या करेंगे? वो हमला कर देंगे। तो इसलिए दूर से ही उनको जो ट्रैंक्विलाइजर गन होती है उसमें जो एनेस्थेटिक, जो ट्रैंक्विलाइजर ड्रग होती है, एनेस्थेटिक एजेंट होता है, मतलब जो ट्रैंक्विलाइज करेंगे हम, तो उसको भर के दूर से ही लगाया जाता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है? वह जानवर ट्रैंक्विलाइज हो जाता है। तो उसमें क्या होगा कि उसका जो एग्रेसिवनेस है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। और क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा, लेकिन वातावरण के प्रति उदासीन भी वो हो जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रैंक्विलाइजेशन कहलाती है। दूसरा है सेडेशन। सेडेशन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है, वो क्या हो जाता है? डिप्रेस। उसको क्या किया जाता है? संदमित किया जाता है, या उसकी जो एक्टिविटी है उसको कम किया जाता है, जिससे जानवर क्या होता है? शांत हो जाता है, लेकिन चौकन्ना रहता है। जो सेडेशन और ट्रैंक्विलाइजेशन है, दोनों में क्या है कि वहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो व्यवहार में ही चेंज आता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? संदमित होता है, डिप्रेस होता है। ठीक है। और उसकी वजह से जो जानवर है वो क्या होता है? शांत होता है, यानी वो अग्रेसिव नहीं रहता है। ठीक है।
लेकिन साथ में वो क्या रहता है, चौकन्ना रहता है। लेकिन यहाँ पे कैसा था, वो वातावरण के प्रति उदासीन। ठीक है, और यहाँ पर जानवर जो है क्या हो जाता है, शांत तो रहता है लेकिन उसे सब कुछ पता रहता है, वो थोड़ा सा एक्टिव रहता है वातावरण के प्रति। ठीक है, दोनों में ये बेसिक अंतर है। वहां पर व्यवहारिक बदलाव की अवस्था है, और जबकि सेडेशन क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है, उसके संदमन की या डिप्रेशन की अवस्था होती है। ठीक, अब ये जो दोनों टर्म है अगली वाली, नार्कोसिस और हिप्नोसिस। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ठीक है, दोनों में ही नींद पैदा की जाती है। ठीक है, तो कैसे होता है, नार्कोसिस में क्या होता है कि औषधियों द्वारा, ठीक है, जो नींद है वो किसके द्वारा पैदा की जा रही है, औषधियों के द्वारा। और कैसी है, गहरी नींद, औषधियों द्वारा पैदा की गई गहरी नींद की अवस्था। जैसे आपने सुना होगा नार्कोटिक टेस्ट। ठीक है, तो वो जो नार्कोसिस की ही एक स्टेज है, इसी का एक प्रकार है, जिसमें नार्कोटिक ड्रग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि जानवर को जो औषधि देते हैं, उसकी वजह से जो जानवर है गहरी नींद में चला जाता है। तो किसके द्वारा उत्पन्न की गई है ये, औषधियों के द्वारा पैदा की गई गहरी नींद की अवस्था। इसके द्वारा, औषधियों के द्वारा पैदा की गई गहरी नींद की अवस्था ही क्या कहलाती है, नार्कोसिस कहलाती है। ठीक है, वहीं बात करें हम हिप्नोसिस की। ठीक है, तो हिप्नोसिस क्या है, कृत्रिम रूप से, ठीक है, कैसे पैदा की जा रही है वो, कृत्रिम रूप से पैदा की गई। और कैसी है, अर्ध निद्रा की अवस्था, पूर्ण नहीं है ये, कैसी है, अर्ध निद्रा की अवस्था क्या कहलाती है, हिप्नोसिस कहलाती है। ठीक है, तो दोनों में बेसिकली क्या अंतर है, वह जो नार्कोसिस है वो तो औषधि द्वारा उत्पन्न की जाती है, और यह बेसिकली कृत्रिम रूप से पैदा की गई, और साथ में कैसी है ये, अर्ध निद्रा की अवस्था। ठीक है, तो ये चीज हो गई नार्कोसिस और हिप्नोसिस के बारे। अब है एनाल्जेसिया और एनेस्थेसिया। ठीक है, तो एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया से ही क्या बनता है, एनाल्जेसिक। ठीक है, तो एनाल्जेसिया क्या है, संवेदनहीन हुए बिना, यानी जो हमारे शरीर की सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है, उस पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमें दर्द की संवेदनाओं से क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। यानी शरीर के संवेदनहीन हुए बिना ही क्या हो रहा है, दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति मिल रही है। ठीक है, तो व्यवस्था क्या कहलाती है, एनाल्जेसिया कहलाती है, संवेदनहीन हुए बिना दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति। अब जैसे वही सिर दर्द होता है, ठीक है, या अपने हाथ पैर में कहीं दर्द हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, टैबलेट लेते हैं। तो क्या होता है कि जो हेडेक है अपना, ठीक है, मसल पेन है, तो उसमें क्या मिलता है, हमें आराम मिलता है, दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति मिलती है। तो ऐसी औषधियां जो दर्द से मुक्ति प्रदान करती हैं, जिससे, दर्द से, तो वो क्या कहलाती हैं, एनाल्जेसिक ड्रग कहलाती हैं। तो वही औषधियां क्या कहलाती हैं, एनाल्जेसिक औषधियां कहलाती हैं। और दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति कैसे, बिना, संवेदनहीन हुए बिना, क्या कहलाता है, वो अवस्था क्या कहलाती है, एनाल्जेसिया कहलाती है। इसी तरह से ऊपर की अवस्था हम बात करें, हिप्नोसिस, कृत्रिम रूप से पैदा की गई अर्धनिद्रा की अवस्था हिप्नोसिस कहलाती है। लेकिन जो औषधियां हिप्नोसिस पैदा करने में हेल्प करती हैं, वही क्या कहलाती हैं, हिप्नोटिक ड्रग कहलाती है। इसी तरह से नार्कोसिस पैदा करने वाली औषधियां नार्कोटिक ड्रग। ठीक है, सेडेशन करने वाली सेडेटिव ड्रग। ठीक है, और इसी तरह से ट्रैंक्विलाइजेशन वाली जो ड्रग हैं, वो ट्रैंक्विलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, ये तो बात हो गई इनके बारे में। अब अगला इसका जो संपूर्ण जो मुख्य रूप से है, क्या है, एनेस्थीसिया, जो इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पर तो संवेदनहीन हुए बिना हम दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं, और यहाँ पर क्या है एनेस्थीसिया में, एनेस्थीसिया में हम क्या करते हैं, शरीर को संवेदनहीन करते हैं। लेकिन किस किस तरीके से, कि जो संवेदनहीनता है या एनेस्थीसिया है, वह भी अलग अलग प्रकार का होता है, कि हम कितने बड़े स्तर पर या कितने छोटे स्तर पर
शरीर को संवेदनहीन रहे हैं, संवेदनाओं से मुक्ति दे रहे हैं। मान लो कि अपनी उंगली में चोट है, ठीक है, कहीं चोट लगी ज्यादा, कहीं बीच में आ गई किसी के, तो पेन हो रहा है, ठीक है। तो हमने केवल इस भाग को हमने क्या किया, संवेदनहीन किया, ठीक है। कोई भी औषधि लगा करके, बर्फ की सिकाई करके, ठीक है, आजकल जो स्प्रे आ रही है तमाम तरह की, तो उसको लगा करके हमने क्या किया, इस केवल उंगली को ही हमने क्या किया, संवेदनहीन किया, जिससे कि हमें दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति मिल सके, अपनी उंगली में पेन ना हो, है ना। आपने क्रिकेट के मैच के दौरान देखा होगा कि खिलाड़ियों की चोट लग जाती है, ठीक है, पैर में लग गई, हाथ में लग गई, एल्बो कहीं भी लग गई, तो जो वहाँ का जो फिजिशियन है वो आता है, स्प्रे करके जाता है, ठीक है, थोड़ा सा रब करता है, तो वो क्या है कि केवल उस क्षेत्र को संवेदनहीन करता है, जिससे संवेदनहीन कर रहा है, और उसके बाद दर्द की संवेदनाओं से क्या हो रही है, मुक्ति मिल रही है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एनेस्थीसिया हो गया। लेकिन किस प्रकार का एनेस्थीसिया है, एक छोटा सा भाग जिसमें अपना एनेस्थेटाइज हो रहा है, संवेदनहीन हो रहा है, तो एक लोकल पार्ट ही संवेदनहीन हो रहा है। इस प्रकार का जो एनेस्थीसिया होता है, जिसमें केवल शरीर के एक छोटे भाग को या किसी एक अंग विशेष को हम क्या करते हैं, संवेदनहीन करते हैं, तो वह एनेस्थीसिया क्या कहलाता है, लोकल एनेस्थीसिया कहलाता है, ठीक है। तो लोकल में क्या होता है, केवल और केवल एक छोटे भाग को, शरीर के छोटे भाग को या किसी एक अंग को संवेदनहीन किया जाता है, और संवेदनहीन करके क्या कर रहे हैं, हम दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति दे रहे हैं, ठीक है। और संवेदनहीन किसके लिए किया जाता है, कि भाई हमें कोई छोटी मोटी सर्जरी करनी है ना, तो उसके लिए भी किया जाता है। शरीर के एक छोटे भाग को संवेदनहीन करना ही, या एक अंग को संवेदनहीन करना ही क्या कहलाता है, लोकल एनेस्थीसिया कहलाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देंगे, लोकल एनेस्थीसिया। इसी तरह से अब मान लो कि केवल शरीर के एक बड़े लेकिन सीमित भाग, बड़े से मतलब है कि मान लो कि हमें कमर से नीचे नीचे के भाग को संवेदनहीन करना है, ठीक है, या एक हाथ को पूरे को हमें संवेदनहीन करना है, किसी प्रकार की सर्जरी करनी है, या दर्द है उसकी संवेदनाओं से मुक्ति देनी है, तो एक बड़े लेकिन सीमित क्षेत्र को संवेदनहीन जब किया जाता है, ठीक है, एनेस्थेटाइज किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, रीजनल एनेस्थीसिया कहलाता है, ठीक है। और जब हम संपूर्ण शरीर को संवेदनहीन कर देते हैं, ठीक है, तो जब अपने पूरे शरीर को ही जैसे बेहोश कर दिया, कोई बड़ी सर्जरी है, तो पूरे शरीर को ही हमने क्या कर दिया, संवेदनहीन कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कंप्लीट एनेस्थीसिया, ठीक है। तो लोकल, रीजनल, दो प्रकार के हो गए। और दूसरा हो गया होल एनेस्थीसिया, यानी पूरा का पूरा शरीर जिसमें हमने एनेस्थेटाइज कर दिया। अब देखो, एनेस्थीसिया की और एनाल्जेसिया दोनों में क्या अंतर है, इसमें तो क्या है कि संवेदनहीन हुए बिना किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता में अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है, हमने दवा ली, दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति होगी, और हमें पिंचिंग वगैरह अन्य जगहों पर सभी सेंसेशन महसूस होंगे। लेकिन एनेस्थीसिया में क्या होगा, अगर हमारे हाथ में या कहीं एक अंग में दर्द है, वहां पर हमने संवेदनहीन कर दिया, तो संवेदनहीन होने के बाद उस अंग में, जिस अंग को या जिस भाग को संवेदनहीन किया है, वहां पर किसी भी प्रकार की संवेदना महसूस नहीं होगी। यहाँ पर हम पिंचिंग करेंगे, चोटी खाएंगे, ठीक है, तो हमें किसी भी प्रकार की संवेदना वहां पर महसूस नहीं होगी, ठंडा गर्म जो भी है उसकी संवेदना हमें महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों बेसिक अंतर यह है, एनाल्जेसिया और एनेस्थीसिया। यहाँ पर तो संवेदनहीन हुए बिना दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति मिलती है, और यहाँ पर संपूर्ण शरीर या शरीर के किसी भाग को हम संवेदनहीन करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, हाँ, तो ये चीजें आ गई। पहले चीज है लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें क्या कर रहे हैं हम, स्थानीय निश्चेतकों के द्वारा, ठीक है, कोई भी एनेस्थेटिक ड्रग हो सकती है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होती हैं, जिनके द्वारा शरीर के छोटे, ठीक है, या फिर निश्चित भाग को संवेदनहीन हम करते हैं। यहाँ पर कैसा है, शरीर का कोई भाग है, एक छोटा अंग, केवल एक अंग हो सकता है, ठीक है, और यह छोटा भाग हो सकता है, तो लोकली इसको जब क्या किया जाता है, संवेदनहीन किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, लोकल एनेस्थीसिया कहलाता है, ठीक।
इसके बाद रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया यानी स्थानीय निश्चेतना। एनेस्थीसिया क्या बोल देते हैं हम, निश्चेतना। जिसमें हमें चेतना नहीं रहती, किसी चीज के प्रति जागृति नहीं रहती है। ठीक है। तो स्थानीय में हम शरीर के, ये इसमें छोटे की जगह क्या आएगा, बड़े। छोटे की जगह शरीर के बड़े, लेकिन कैसा है ये, लेकिन सीमित भाग को, सीमित भाग को संवेदनहीन करना ही क्या कहलाता है, रीजनल एनेस्थीसिया कहलाता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, शरीर के जो है एक बड़े क्षेत्र को हम एनेस्थेटाइज कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं, लेकिन कैसा है वो, सीमित है। ठीक है, इसमें पूरा शरीर नहीं आ रहा है, छोटा अंग है, एक सीमित क्षेत्र उससे तो बड़ा है। ठीक है, बड़ा क्षेत्र शब्द यूज कर रहे हैं हम, शरीर द्वारा शरीर के बड़े लेकिन सीमित भाग को या सीमित क्षेत्र को क्या कर रहे हैं हम, संवेदनहीन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रीजनल एनेस्थीसिया। ठीक है, लोकल में केवल एक अंग हो गया, रीजनल में अंग से तो बड़ा है, एक पूरा का पूरा, जैसे इसमें हम एक उंगली को कर रहे थे या इतने हाथ को कर रहे थे, लेकिन रीजनल में पूरा हाथ हो सकता है, कमर से नीचे का पूरा हिस्सा ले सकते हैं, कमर से ऊपर का ले सकते हैं, केवल गर्दन वाला हिस्सा हम ले सकते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, यानी इसमें पूरा शरीर नहीं है लेकिन बड़ा क्षेत्र है लेकिन सीमित है। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, रीजनल एनेस्थीसिया या स्थानीय निश्चेतना कहलाएगा। लेकिन जब हम औषधियों के द्वारा ही कर रहे हैं, जब पूरे शरीर को ही हम निश्चित कर देते हैं, ठीक है, संवेदनहीन कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, जनरल एनेस्थीसिया कहलाता है, संपूर्ण शरीर को। लेकिन करते कैसे हैं, क्योंकि औषधियों के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, इसमें किसको कर रहे हैं, केंद्रीय तंत्र का तंत्र के संदमन के द्वारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेशन के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, और किस क्या क्या चीज है इसमें, जो चालक और संवेदी तंत्रिकाएं हैं उनको प्रतिवर्तित रूप से क्या किया जाता है, संवेदनहीन किया जाता है। अब इसमें डेफिनेशन समझने वाली बात क्या है, देखो, कि संपूर्ण शरीर को हमने निश्चित करना है, निश्चित तो तब भी हो जाएगा भाई, व्यक्ति को मार दिया तो भी निश्चित हो गया, है ना, लेकिन जिंदा तो रही नहीं। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, प्रतिवर्तित रूप से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसको संदमित करके, उसको डिप्रेस करके क्या कर रहे हैं हम, चालक और संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा, चालक और संवेदी तंत्रिकाएं जो शरीर से, ठीक है, संवेदनाओं को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती हैं, और वहां से जो यानी एक्शन के प्रति रिएक्शन जो आता है वो किसके द्वारा आता है, चालक तंत्रिकाओं यानी मोटर नर्व के द्वारा आता है। ठीक है, तो ये जो तंत्रिकाएं हैं इनको क्या किया जाता है, इनको जो इनकी रूप, इनका जो कार्य है उसको कम किया जाता है, संवेदनहीन कर दिया जाता है, जिससे जो अंग की संवेदनाएं हैं वो ना तो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचे, और ना ही जो प्रतिवर्तित क्रिया है वो अंग तक पहुंचे। मान लो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, और ये कोई अंग हो गया, तो यहां से जो सेंसरी नर्व है, ठीक है, कौन सी, संवेदी तंत्रिकाएं, और दूसरी होती हैं चालक तंत्रिकाएं। ठीक है, तो अंग से संवेदनाओं को जो लेकर के जाती हैं उनको, और साथ में चालक तंत्रिकाओं को, यानी यहां से क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है वो चालक तंत्रिकाओं के द्वारा होती है। ठीक है, तो सेंसरी और मोटर नर्व के द्वारा ये एक्शन के प्रति रिएक्शन होता है। तो जब हम इन दोनों को ही क्या कर देंगे, क्रिया विहीन कर देंगे, इनके जो एक्शन है उनको रोक देंगे, इनकी क्रियाशीलता को हम कम कर देंगे या रोक देंगे, तो क्या होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो गया, मतलब डिप्रेस हो गया, इसकी क्रियाशीलता कम हो गई, तो अंग तक ना तो संवेदन, यहाँ से संवेदनशीलता सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आएगी, और ना ही यहाँ से कोई प्रतिक्रिया अंग तक
पहुंचेगी, तो इसका मतलब किसी प्रकार की संवेदना महसूस नहीं होगी और अंग क्या हो जाएगा, संवेदनहीन हो जाता है। ठीक है, लेकिन कैसे, प्रतिवर्तित रूप से, यानी हमें कुछ समय के लिए जितनी देर तक रखना है उतनी देर तक हम इसकी क्रियाशीलता को कम रखेंगे, लेकिन जब हमारा काम पूरा हो जाए तो उसके बाद हम इसको वापस से पुरानी ही अवस्था में, पुरानी ही जैसी क्रियाशीलता में वापस ला सकें, तो ऐसी अवस्था ही क्या कहलाती है, जनरल एनेस्थीसिया कहलाती है। ठीक है, प्रतिवर्तित का मतलब है कि वापस से पुनः उसी अवस्था में पहुंचाना। ठीक है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो क्रियाशीलता हमने कम की, जिसके द्वारा हमें क्या मिला, एनेस्थीसिया मिल गया। ठीक है, संवेदनहीन हो गया शरीर, हमारा काम हो गया, सर्जरी हो गई, लेकिन वापस से उस संवेदनहीनता को संवेदनशीलता में परिवर्तित करना, यानी प्रतिवर्तित रूप से संवेदनहीनता को ही हमें किस में परिवर्तित कर रहे हैं, संवेदनशीलता में परिवर्तित कर रहे हैं। तो ऐसी जो पूरी अवस्था है, साइकिल है, वही क्या कहलाती है, जनरल एनेस्थीसिया कहलाती है। अगर हम लिटरली हम सिंपल भाषा में बात करें तो जब हमने संपूर्ण शरीर को चेतना विहीन कर दिया तो वह अवस्था क्या कहलाएगी, जनरल एनेस्थीसिया कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंस एनेस्थीसिया। ठीक है, बैलेंस एनेस्थीसिया का क्या मतलब है कि जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक औषधियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, संवेदनहीनता के लिए किया जाता है। तो बेसिक चीज यही है इसमें कि दो या दो से अधिक औषधियों का उपयोग हम कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, संवेदनहीनता उत्पन्न हो रही है, पेशीय शिथिलता, यानी पेशियां जो कैसी हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, और दर्द से मुक्ति मिलती है। तो संवेदनहीनता उत्पन्न करने के लिए जब दो या दो से अधिक औषधियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और उनमें से किसी एक औषधि का उपयोग दूसरी औषधि के अवांछनीय प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है, तो वह एनेस्थीसिया क्या कहलाता है, बैलेंस एनेस्थीसिया कहलाता है। मान लो हमने कोई दवा दी, ठीक है, कोई भी एनेस्थेटिक औषधि दी हमने, अब उसका कुछ विपरीत प्रभाव है शरीर के ऊपर। ठीक है, मान लो सेलाइवेशन ज्यादा हो रहा है, कपी ज्यादा आ रही है ना, तो कोई भी रिएक्शन हो सकती है शरीर के ऊपर, तो हमने दवा दे दी तो वो भी तो क्या हो गई, एनेस्थेटिक ड्रग हो गई, है ना, लेकिन उसके क्या हो रहे हैं, प्रतिकूल प्रभाव शरीर के ऊपर आ रहे हैं। अब उसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या देना पड़ रहा है, अलग से कोई दूसरी औषधि देनी पड़ रही है, यानी उसके प्रतिकूल प्रभाव को हमें क्या करना पड़ रहा है, बैलेंस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गई, एक औषधि तो हमने दी दी एनेस्थेटिक औषधि, और दूसरी औषधि और दे दी उसके लिए, किस लिए, उसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए। अब क्या हो गया, यहाँ पर कितनी औषधि हो गई, दो, और यही बात हम कर रहे हैं कि या तो दो औषधि दे रहे हैं या दो से अधिक औषधि हम दे रहे हैं। ठीक है, अब उनमें से एक औषधि किस लिए हो गई, उस औषधि के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, अब फिर तो क्या हो गया, ये दो औषधियां हो गई जिनमें से एक औषधि क्या कर रही है, एक तो एनएस जो मेन मुख्य औषधि है वो तो एनेस्थेसिया का ही काम करेगी, और एनेस्थेसिया क्या है, संवेदनहीनता, संवेदनहीनता मसल रिलैक्स भी होती है। ठीक है, जो अकड़न वगैरह है वो सब बिल्कुल ढीली हो जाती है ना, जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं, और दूसरा दर्द से मुक्ति मिलेगी। तो वो काम तो मुख्य औषधि कर ही रही है, एनेस्थेटिक एजेंट, लेकिन साथ में उसका जो प्रतिकूल प्रभाव है उसको दबाने के लिए जो हम दूसरी औषधि दे रहे हैं, उसके बाद ही ये क्या बनता है, बैलेंस होता है, पूरा प्रभाव, जो एनेस्थेसिया का पूरा प्रभाव है वो क्या होता है, बैलेंस होता है। इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, बैलेंस एनेस्थीसिया, क्योंकि जो दूसरी औषधि दी जा रही है, जो मुख्य एनेस्थेटिक ड्रग है, उसके प्रतिकूल प्रभाव को दबाने के लिए या कम करने के लिए दी जाती है। तो परिभाषा क्या हो गई अपनी, जब दो या दो से अधिक औषधियों को दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, संवेदनहीनता उत्पन्न करने के लिए, और संवेदनहीनता में क्या हो रहा है, मसल रिलैक्स हो रही हैं, संवेदनाओं से मुक्ति मिल रही है, और तीसरा क्या हो गया, जो दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति। ठीक है, साथ में जो प्रतिकूल प्रभाव आया उसको दबाने के लिए हमने दूसरी दवा और दे दी, तो तब ये क्या बन गया, बैलेंस एनेस्थेसिया। ठीक, ये चीज। अब देखिए, तो बेसल एनेस्थीसिया क्या है, और दूसरा है प्री एनेस्थेटिक। ठीक है, तो बेसल एनेस्थीसिया के लिए बात करते हैं कि प्री एनेस्थेटिक औषधि द्वारा उत्पन्न केंद्रीय तंत्र का तंत्र के संदमन की स्थिति, जो जनरल एनेस्थीसिया के लिए आधार का काम
करती है, या जो जनरल एनेस्थीसिया जब हम देते हैं तो उसके लिए किसका काम करती है, आधार का काम करती है, यानी बेस बनाती है। उसी को हम क्या कह देते हैं, बेसल एनेस्थीसिया कह देते हैं। ठीक है। और दूसरा है प्री एनेस्थेटिक। प्री एनेस्थेटिक किन्हें कहते हैं, कि जिनको मुख्य एनेस्थेटिक ड्रग देने से पहले दिया जाता है। ठीक है। यानी प्री, पहले ही पता चल रहा है कि नाम में ही आ रहा है इसका अर्थ। प्री एनेस्थेटिक, जो मुख्य एनेस्थेटिक ड्रग है, जो कि मुख्य काम करेगी, उससे पहले जो दवाएं दी जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, प्री एनेस्थेटिक कहलाती हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, कि जो जानवर है उसमें ज्यादा मसल ट्रिमर ना हो, यानी ज्यादा घबराहट ना हो, जिस समय हम मुख्य एनेस्थेटिक औषधि दे रहे हैं उस समय ज्यादा विपरीत प्रभाव पैदा ना हो। दूसरा है कि जो मुख्य एनेस्थेटिक औषधि है उसकी डोज हमें कम देनी पड़े, है ना, मसल अच्छी तरह से रिलैक्स हो, यानी जो संवेदनहीनता है वो अच्छी तरह से आए। ऐसा नहीं कि जानवर बीच में ही उठ खड़ा हो, होश में आ जाए, है ना, जो लार वगैरह का स्राव हो रहा है वो ज्यादा ना हो, कम हो। ठीक है। और बेहोश होने के बाद, संवेदनहीनता होने के बाद जो जानवर है वापस होश में आए, तो वो आसानी से आ जाए, सुगमता से आ जाए। ठीक है। तो ये इस प्री एनेस्थेसिया के उद्देश्य होते हैं। देखिए अब इनके बारे में बात करते हैं, कि वे औषधियां जिनका उपयोग रोगी में संवेदनहीनता या एनेस्थेसिया को प्रेरित करने में या बनाए रखने के लिए, तथा बाद में सरलता से या सामान्य स्थिति जो संवेदनशीलता को लाने के लिए किया जाता है। तो वही चीज हम बात कर रहे थे, क्या चीज, कि जैसे प्रतिकूल प्रभाव है जो मुख्य एनेस्थेटिक ड्रग के, तो वो ज्यादा निकल करके ना आए। जो मुख्य एनेस्थेटिक औषधि है उसको देने से पहले जो औषधियां दी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्री एनेस्थेटिक कहलाती है ना। और इसके उपयोग वही लार स्राव को घटाना, जो मुख्य एनेस्थेटिक ड्रग दे रहे हैं उसकी मात्रा को कम करना, और जो प्रतिकूल प्रभाव आ रहे हैं वो क्या हो जाएं, कम हो जाएं। और बेहोश होने के बाद जब अपना काम हो जाए, ठीक है, और जानवर को वापस जब हम होश में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो जानवर है आसानी से होश में आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, ये इसके उपयोग हो जाएंगे प्री एनेस्थेटिक। ठीक है। और बेसल एनेस्थेसिया क्या हो गया, प्री एनेस्थेटिक द्वारा उत्पन्न केंद्रीय तंत्र की जो संदमन की अवस्था है, जो जनरल एनेस्थेसिया के लिए किसका काम करती है, बेस का या आधार का काम करती है, तो वही क्या कहलाता है, बेसल एनेस्थेसिया कहलाता। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के बारे में, कि जो लोकल एनेस्थेटिक कौन कौन से होते हैं, यानी शरीर के एक निश्चित या फिर छोटे भाग को संवेदनहीन करने के लिए हम किन किन औषधियों का उपयोग कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, लोकल एनेस्थेटिक कहलाते हैं। ऐसी औषधियां जो लोकल एनेस्थेसिया उत्पन्न करने के लिए या पैदा करने के लिए यूज में ली जाती हैं, तो कौन कौन सी हैं वो, पहली हो गई लिग्नोकेन। ठीक है, लिग्नोकेन, लिडोकेन, प्रोकेन, प्रीलोकेन, या प्राइलोकेन भी बोल देते हैं इसको, प्राइलो। ठीक है, बुपाइवो केन, है ना, ब्यूटाकेन, कोकेन, में पाइवाकेन, और फिर हो गया टेट्राकेन। ठीक है। तो ये जो औषधियां हैं क्या हैं, ये मुक लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम में की जाती हैं, उपयोग में ली जाती हैं। ठीक। अब बात करते हैं अगला,
कि जो लोकल एनेस्थीसिया है उसको किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन से उसके प्रकार हैं लोकल एनेस्थीसिया के। तो सबसे पहला हो गया टॉपिकल या सरफेस। तो वही शुरुआत में जिसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। टॉपिकल का मतलब क्या हो गया कि किसी भी सतह के ऊपर, है ना। तो टॉपिकल क्या होगा, सतह के ऊपर। कि लोकली हम जैसे अपनी उंगली हो गई, यहाँ दर्द हुआ तो हमने यहाँ पर कोई भी दवा लगा ली, तो वो क्या हो गया, सतह के ऊपर जब लगा करके किसी छोटे अंग को या शरीर के छोटे भाग को संवेदनहीन किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, टॉपिकल एनेस्थीसिया कहलाता है, जो कि लोकल एनेस्थीसिया का ही एक कार है। दूसरा है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन किसे कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं कि जहां हम इंसिजन लाइन बनाने वाले हैं या जहां हम चीरा करने वाले हैं, ठीक है, तो वहां पर जो हम दवा देते हैं, ठीक है, तो किसके द्वारा देते हैं, इंजेक्शन के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कराई जाती है उस क्षेत्र विशेष में, एक लाइन के रूप में या एक जो पैटर्न है उसके रूप में जो दवा है प्रवेश कराई जाती है। लीनियर, यदि एक सीधी लाइन में हमने दवा को प्रवेश कराया, जैसे यहाँ पर चीरा लगाना है हमें इस जगह पर, तो यहाँ पर हमने औषधि ले ली, तो यहाँ पर इंजेक्ट किया, एनेस्थेटिक औषधि है वो लगा दी, मान लो यहाँ पर लगा दी 0.5 ml, थोड़ा सा आगे 0.5 ml लगा दी, तो इस तरह से हम धीरे धीरे कम कम मात्रा में आगे लगाते चले जाते हैं। तो हमने क्या किया, एक लाइन के रूप में जो औषधि है, एनेस्थेटिक औषधि है, उसको हमने क्या कर दिया, त्वचा के नीचे लगा दिया। तो अब यहाँ पर हम जब सर्जरी करेंगे, छोटी मोटी या चीरा लगाएंगे, तो वो क्या होगा, वो हिस्सा संवेदनहीन हो जाता है। तो जब सीधी लाइन के रूप में औषधि शरीर के अंदर प्रवेश कराई जाती है तो वो क्या कहलाता है, लोकल इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, सीधी लाइन के रूप में औषधि शरीर में प्रवेश कराना, ठीक है, जहां पर हम इंसिजन लगा रहे, तो वो हो गया लीनियर इन्फिल्ट्रेशन। दूसरा है फील्ड ब्लॉक। तो किसी क्षेत्र को हमें संवेदनाओं से मुक्त करना है, ठीक है। तो उसमें ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं, फील्ड ब्लॉक, टी ब्लॉक, एल ब्लॉक, इन्वर्टेड एल ब्लॉक होता है, ठीक है, एक 7 नंबर का होता है, और ये होता है सर्कुलर या ओ ब्लॉक, ठीक है। तो ये इन्फिल्ट्रेशन के टाइप हैं, फील्ड ब्लॉक, टी ब्लॉक, एल ब्लॉक, ओ ब्लॉक, ठीक है। तो सर इसमें क्या फील्ड करते हैं दोबारा बताना एक कि बार। जो क्षेत्र है वो संवेदनाओं से मुक्त हो जाता है, ठीक है, और वहां पर हम जो भी है सर्जरी कर सकते हैं, है ना। इनके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा और। नेक्स्ट है नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक में जिस क्षेत्र में हम सर्जरी करने वाले हैं, ठीक है, उस क्षेत्र विशेष की जो नर्व हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, संवेदनहीन किया जाता है। उस क्षेत्र की जो नर्व हैं, तंत्रिकाएं हैं, उनको क्या करते हैं, हम संवेदनहीन करते हैं। तो क्या हो गया, इसमें जो लोकल एनेस्थेटिक का उपयोग करके क्षेत्र विशेष की तंत्रिकाओं को हम क्या कर रहे हैं, संवेदनहीन कर रहे हैं। और इसके प्रकार की बात करें तो कौन कौन से होते हैं मुख्य रूप से, आपका सबसे फेमस जो उपयोग में लिया जाता है या क्वेश्चन जिसके ऊपर पूछा जाता है, कौन सा, कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक। कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक किस लिए यूज किया जाता है, डी हॉर्निंग के लिए या एम्पुटेशन ऑफ हॉर्न के लिए, ठीक है, एम्पुटेशन ऑफ हॉर्न, ठीक है। तो इसके लिए ये उपयोग में लिया जाता है। तो कॉर्नुअल नर्व को ब्लॉक किया जाता है। अगला है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक। तो इंफ्रा ऑर्बिटल किसके लिए किया जाता है, ऊपरी होठ या नाक की सर्जरी के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है मेंटल नर्व ब्लॉक। किसके लिए, निचले होठ के लिए या निचले जबड़े के लिए कर रहा उपयोग में हूँ। लिया जाता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि एक हम जब एनाटॉमी में बात करेंगे तो मेंटल फोरामेन होता है, ठीक है, निचले जबड़े की जो मैंडिबल है उसमें। तो ये यहाँ पर
जो नर्व ब्लॉक की जाती है यहाँ की निचले जबड़े की, तो उसको क्या बोल दिया हमने, मेंटल नर्व ब्लॉक। ठीक है, तो निचले जबड़े की या फिर निचले होठ की जो सर्जरी करते हैं, तो वहां की संवेदनाओं को इस क्षेत्र को संवेदनहीन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए लोकल एनेस्थेसिया के प्रकार। टॉपिकल हो सकता है, टॉपिकल विधि के द्वारा, इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा कर सकते हैं। इन्फिल्ट्रेशन के प्रकार की बात करें तो लीनियर मोड में हो सकता है, सीधी रेखा में जब हम दवा को शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं तो वो कहलाता है लीनियर इन्फिल्ट्रेशन। और जब हम 7 शेप में या फिर एल शेप में या इन्वर्टेड एल शेप में पैटर्न बना करके उस क्षेत्र विशेष को हम क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं जिससे कि वहां संवेदनाएं ना पहुंचे, तो वो क्या कहलाता है, फील्ड ब्लॉक इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। जैसे देखो इसको किस तरह समझे, डायग्राम के तौर पर देखिए। देखो ये वाला हिस्सा है, अभी हम जो बात कर रहे थे लीनियर इन्फिल्ट्रेशन की, तो एक सीधी रेखा में, जैसे इस तरह से हमने यहाँ पर क्या दिया, जो एनेस्थेटिक एजेंट है उसको इन्फिल्ट्रेट कराया इंजेक्शन के द्वारा। हमने क्या किया, दवा औषधि दी यहाँ पर, फिर थोड़ा सा आगे 1 इंच आगे फिर और हमने औषधि प्रवेश करा दी, फिर थोड़ा सा आगे हमने औषधि को शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया। तो इस तरह से जो हमने इन्फिल्ट्रेट कराई औषधि वो किस पैटर्न में कराई, एक सीधी रेखा के रूप में कराई। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, हम लीनियर इन्फिल्ट्रेशन कह देंगे। यदि हम इसी औषधि को शरीर के अंदर प्रवेश करा रहे हैं किस रूप में, इस शेप, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये शेप, तो यहाँ पर निडल को इंजेक्ट किया, औषधि शरीर के अंदर प्रवेश करा दी। इसके कम कम मात्रा में कराते हैं, 0.1 ml 0.2 ml। ठीक है, वो डोज के अनुसार कि कितनी देर तक हमें वहां पर जानवर को सेंसिटाइज रखना है, डिसेंसिटाइज रखना है। ठीक है, तो यदि इस फॉर्म में कराई हमने, तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से जो नर्व आ रही है, जो एरिया है, ये पूरा डिसेंसिटाइज हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इन्वर्टेड या 7 ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा होता है एक नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक में क्या करते हैं हम, कि जो नर्व एंड्स हैं, नर्व के ऊपर ही क्या लगाया जाता है, जो एनेस्थेटिक एजेंट है या जो औषधि है वो प्रवेश कराई जाती है। ठीक है, जिससे कि उस क्षेत्र, जब उस क्षेत्र की नर्व ही डिसेंसिटाइज हो जाएगी, तो उस नर्व के थ्रू आने वाली संवेदनाएं, ठीक है, और जाने वाले जो प्रतिक्रिया है वो बंद हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक ही जो शरीर है उस क्षेत्र से संबंधित क्या हो जाएगा, संवेदनहीन हो जाएगा। तो उसको बोल देते हैं हम नर्व ब्लॉक। ठीक है, अब यहीं पर हम आगे पढ़ेंगे एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। ठीक है, तो देखते हैं एक बार आगे कौन सा पार्ट है अपना। ठीक है, एपिड्यूरल ही आ गया। तो एपिड्यूरल की बात करें, सबसे पहले हमने बात कर ली कौन सा, लोकल हो गया अपना, लीनियर हो गया, और फील्ड ब्लॉक हो गया, और नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक मुख्य रूप से एक तरह का रीजनल एनेस्थीसिया है ना, एक क्षेत्र विशेष को मतलब पूरा शरीर नहीं, एक बड़ा क्षेत्र है लेकिन सीमित है, उसको हम क्या कर रहे हैं, चेतना विहीन करते हैं। ठीक है, एपिड्यूरल की बात करें तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, एक होता है क्रेनियल और एक होता है कॉडल। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया कहाँ जाता है, दो कशेरुकाओं के मध्य में दिया जाता है। कहाँ पर, वर्टिब्रा कॉलम में। ठीक है, कशेरुक दंड के लिए कशेरुदंड का मतलब क्या हो गया, छोटी छोटी कशेरुकाओं से मिली हुई संरचना, दंडवत संरचना क्या कहलाती है, शेरुदंड कहलाती है। ठीक है, तो वहां पर जो मेरुरज्जु है उसके अंदर दवा प्रवेश कराई जाती है, कहाँ पर, ड्यूरामेटिर तक। और ये किसके बीच में होता है, जो कशेरुकाओं के बीच में दवा को प्रवेश कराया जाता है। कैसे, देखिए इस तरह से समझे आप। देखो ये क्या है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। ठीक है, छोटी छोटी कशेरुकाएं हैं, दो कशेरुकाओं के बीच में स्थान पाया जाता है। ठीक है, तो उस स्थान के द्वारा ही जो निडल है उसको प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, अब ये जो स्थान है उस जगह के आधार पर ही जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया उसका नाम दिया गया है। एक होता है क्रेनियल एपिड्यूरल
एनेस्थीसिया और दूसरा होता है कॉर्डल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो क्रेनियल और कॉर्डल किस आधार पर दिए गए हैं? बीच में देखो शरीर का हिस्सा कौन सा आ जाता है? सैक्रम, है ना। सैक्रम की जो पांचों कशेरुकाएं हैं, ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? मुख्य रूप से सैक्रम का हो गया। ठीक है। तो सैक्रम की जो पांचों कशेरुकाएं हैं वो जुड़ी हुई रहती हैं। तो इसके बीच में तो यानी सैक्रम की कशेरुकाओं के बीच में तो हम जो एनेस्थीसिया वो दे ही नहीं सकते। या तो सैक्रम से पहले देंगे या सैक्रम के बाद में देंगे। ठीक है। यदि हम सैक्रम से पहले एनेस्थीसिया दे रहे हैं दो कशेरुकाओं के बीच में, तो वह कहलाता है क्रेनियल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। और सैक्रम के बाद जो कशेरुकाओं के बीच में एनेस्थेटिक एजेंट प्रवेश कराया जाता है, वो क्या कहलाता है? कॉर्डल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। अब इसके जो स्पेस हैं, अब इससे पहले कौन सा क्षेत्र होता है? ये लंबर वाला होता है। ठीक है। ये सैक्रम वाला हो गया। और ये कॉक्सीजियल पूंछ वाला क्या कहलाता है? कॉक्सीजियल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, जैसे इस वाले हिस्से में बात करें तो ये कौन सी दिखाई दे रही है आपको? L5। ठीक है। L5 और यहां से शुरू कौन सा हो गया? ये L6 इस तरह से हो गई यहां पर। और ये क्या हो गया? सैक्रम। ठीक है। देखो, तो क्रेनियल और कॉर्डल। क्रेनियल में क्या होता है? सैक्रम से पहले, सैक्रम से पहले। और इसमें कॉर्डल में सैक्रम के बाद। ठीक है। औषधि को प्रवेश कराया जाता है। ठीक। अब जो साइट है, जो औषधि लगाने की जगह है, वो कौन सी है? तो ये सैक्रम हो गया। ठीक है। यहां पर आ रहे हैं हम, मान लो यहां तक है। ठीक है। तो L5 और ये हो गई L6। ठीक है। तो या तो हम कहाँ लगाएंगे? L5 और L6 के बीच में लगा रहे हैं, निडल के द्वारा औषधि को प्रवेश करा रहे हैं। और या फिर हम L6 और जो सैक्रम है उसके बीच में औषधि को दे रहे हैं सिरिंज के द्वारा, निडल के द्वारा। तो ये जो दोनों साइट हैं, ठीक है, L5 और L6 के बीच में, और नहीं तो मोस्टली L6 और सैक्रम के बीच में दिया जाता है। तो यहाँ पर जो इंजेक्शन दिया जाता है या फिर जो एनेस्थेसिया प्रवेश कराया जाता है वह क्या कहलाता है? क्रेनियल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहलाता है। ठीक है। अब यहां से जो शरीर का कौन सा हिस्सा डिसेंसिटाइज होगा, निश्चित होगा? ये वाला पूरा भाग। ठीक है। जो अपना रूमन वाला भाग, और दूसरा पीछे का जैसे जो गर्भाशय वाला भाग, यहाँ पर मुख्य रूप से क्या रहता है? डिसेंसिटाइज होता है। ठीक है। तो रूमेनोटॉमी के लिए, सीजेरियन के लिए इसको मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, और प्रोलेप्स के लिए भी इसको उपयोग में ले लिया जाता है। ठीक है। और दूसरा है कॉर्डल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। कॉर्डल को कहां देंगे? कॉर्डल यानी पीछे, या तो लास्ट सैक्रल, ठीक है, सैक्रल, और दूसरा कौन सी हो जाएगा? फर्स्ट कॉक्सिजियल, पहली कॉक्सिजियल, या फिर दोनों कॉक्सिजियल के बीच में, कॉक्सिजियल फर्स्ट और कॉक्सिजियल टू। यदि इनके मध्य हम जो इंजेक्शन देते हैं या जो एनेस्थेटिक एजेंट प्रवेश कराते हैं, तो वह कौन सा कहलाता है? कॉर्डल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, क्रेनियल की साइड कौन सी हो गई? इसको बोल देते हैं लंबोसेक्रल। लास्ट लंबर और पहली सेक्रल कशेरुका के बीच जो एनेस्थेटिक एजेंट प्रवेश कराया जाता है उसको क्या बोल देते हैं हम? क्रेनियल एपिड्यूरल कह देते हैं। अब किस किस में दिया जाता है ये? वेसेक्टोमी में, लेप्रोटोमी में, और रूमेनोटोमी में। वेसेक्टोटोमी मतलब वही जो हम नर में की जाती है ये। ठीक है। और जो शुक्रवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है, शुक्रवाहिनी को काट करके जब बांधा जाता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? वेसेक्टोमी कहलाती है। इसके लिए उपयोग होती है ये टीजर बुल बनाने के लिए। ठीक है। कौन से? टीजर बुल बनाने के लिए इसके लिए उपयोग की जाती है लेप्रोटोमी, रूमेनोटोमी। ठीक है। और कोडल एपिड्यूरल, कोडल में यानी पीछे वाला हिस्सा, तो लास्ट सैक्रल
सैक्रम में कितने भाग होते हैं, 5 कशेरुकाएं होती हैं, तो पांच में लास्ट में कौन सी होगी, पांचवी। और पहली पुच्छीय कशेरुका कॉक्सिजियल फर्स्ट, या फिर कॉक्सिजियल फर्स्ट और कॉक्सिजियल टू के बीच में जो साइट पर दी जाती है वो क्या कौन सी साइट कहलाती है, कॉडल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब इसको साइट को पहचानते कैसे हैं नॉर्मली, नॉर्मली जैसे हमने पूंछ को उठाया तो उसकी ये देखते हैं कि बेस कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ से ये हिलना शुरू हो रही है, क्योंकि सैक्रम तो बिल्कुल हिलेगा नहीं, वो तो फिक्स है। तो जहां से पूंछ का एंड पॉइंट, शुरुआत के पॉइंट से हिल रही है, तो उसी जगह के दोनों के बीच में हम क्या है, कंधे को महसूस करते हैं। ठीक है। और वहां पर आसानी से हम जो है एनेस्थेटिक एजेंट को प्रवेश करा सकते हैं। तो किन किन अवस्थाओं में जो कोरल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है उपयोग किया जाता है, तो पहला प्रोलेप्स के केस में, यूट्रस और रेक्टम, ठीक है, इनके जो दोनों का प्रोलेप्स है इसमें उपयोग में ले लिया जाता है। एम्पुटेशन ऑफ टेप, मुख्यतः अपने इसी में ये वाला जो कोरल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज किया जाता है। ठीक है, टोर्निकेट वगैरह बांध दिया जाता है। एट्रेसिया एनाई और एट्रेसिया रेक्टाई, दोनों इन केसों में भी जो एनस एब्सेंट होती है और रेक्टम एब्सेंट होता है, तो उस कंडीशन में उन छोटे ऑपरेशनों में ये उपयोग में ली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया। ठीक है, ये रीजनल एनेस्थीसिया का एक प्रकार है। पैरा माने पैरेलल, वर्टिब्रल यानी वर्टिब्रा के। तो जब वर्टिब्रा के पैरेलल में एनेस्थेटिक एजेंट प्रवेश कराया जाता है तो वह क्या कहलाता है, पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया कहलाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ करा सकते हैं इसको, तो किसके लिए दिया जाता है, इसकी जो साइट है थोरेसिक 13 यानी लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा और पहली लंबर के बीच, या फिर पहली लंबर और दूसरी लंबर के बीच में दे सकते हैं, और या दूसरी और तीसरी लंबर के बीच में एनेस्थेटिक ड्रग को प्रवेश कराया जाता है। अब इससे क्या होगा, इससे जो 13वें नंबर की थोरेसिक जो तंत्रिका है, स्पाइनल नर्व है वो, और L1 और L2 नंबर की जो स्पाइनल नर्व है वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि इसमें डायरेक्ट किसको हम ब्लॉक कर रहे हैं, इन तंत्रिकाओं को, यहाँ से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं T13 L1, ठीक है, और L2, तो डायरेक्ट इन तंत्रिकाओं को ही क्या किया जा रहा है, यहाँ पर डिसेंसिटाइज किया जा रहा है। तो जिससे जहां जहां ये तंत्रिकाएं जाती हैं उस क्षेत्र में संवेदनहीनता उत्पन्न हो जाती है। तो पैरावर्टिब्रल नर्व ब्लॉक आपको याद रखना है, केवल पहली बात तो साइट कि कौन सी जगह पर दिया जाता है। तो पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया कहाँ दिया जाता है, तो वर्टिब्रा के पैरेलल में दिया जाएगा, है ना। और कौन कौन सी, तो लास्ट थोरेसिक, और थोरेसिक कितनी होती है 30, तो 13वें नंबर की थोरेसिक, और थोरेसिक के बाद कौन सा क्षेत्र शुरू होता है, लंबर, तो पहली लंबर। फिर दूसरा जो साइट है वो क्या है, पहली लंबर और दूसरी लंबर, फिर उसके बाद दूसरी और तीसरी लंबर के बीच में दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से, तो थोरेसिक T13 और ये वाली हो गई, और ये L1 के बीच में। ठीक है, फिर L1 और L2 के बीच में, ठीक है, यहाँ पर प्रवेश कराया जाता है। अब L1 और L2 हो गए, फिर L2 और L3 के बीच में भी प्रवेश करा सकते हैं। ठीक है, तो ये किस में आती हैं, पैरावर्टिब्रल नर्व ब्लॉक के अंतर्गत ये आता है। किस किस कब यूज करते हैं, सीजेरियन में, रूमेनोटोमी में, और एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट में, है ना। क्योंकि थोरेसिक भाग जो L1 है और L2 है, क्योंकि वो थोरेसिक क्षेत्र को भी कवर, सॉरी, जो लंबर क्षेत्र यानी एब्डोमिनल क्षेत्र है उसको भी कवर करती है। तो जो एबोमेजम है वो कहाँ है, अपने कौन सी कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है, और वहां पर कौन सी नर्व जा रही है, L1 और L2 वाली पहुंच रही है। ठीक है, तो इसलिए एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट में भी, और रूमेनोटोमी, रूमन भी वही है, तो वहां पर उपयोग में ली जाती है। अब चलते हैं आगे। तो इसके बाद आ जाता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया हमने बात की थी कि जनरल एनेस्थीसिया किसे कहते हैं, कि जो संपूर्ण शरीर को जब चेतना विहीन किया जाता है, इसको संपूर्ण शरीर को जब चेतना विहीन किया जाता है, और कैसे, प्रतिवर्तित रूप से, कि वापस वो भी होश में आ सके। ठीक है, उसकी जो चेतना है वो वापस आ सके, तो उस कंडीशन में को हम क्या बोलते हैं, जनरल एनेस्थीसिया
कहते हैं। अब इसकी जो अवस्थाएं वो कौन कौन सी हैं? जनरल एनेस्थीसिया को मुख्य रूप से चार अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली है प्री एनेस्थेटिक स्टेज, दूसरी इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, तीसरी मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, और चौथी है रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो जनरल एनेस्थीसिया है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर चार अवस्थाएं होती हैं। प्री एनेस्थेटिक स्टेज, जब हम प्री एनेस्थेटिक औषधि दे करके, ठीक है, जो एनेस्थेटिक अवस्था को के लिए बेस बनाते हैं, तो अवस्था क्या कहलाती है? प्री एनेस्थेटिक स्टेज कहलाती है। दूसरी है इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। इसमें क्या करते हैं कि प्रेरण करना, यानी जो शरीर है उसको प्रेरित करते हैं किसके लिए? संवेदनहीनता के लिए। ठीक है। और संवेदनहीनता की अवस्था को लंबे समय तक बनाए रखना ही क्या कहलाता है? यानी संवेदनहीन हो गया, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, शरीर को हमने प्रेरित कर दिया किसके लिए? संवेदनहीन के लिए, संवेदनहीनता के लिए, कि उसको कोई भी जो संवेदनाएं महसूस ना हो। ठीक है। अब उस संवेदनहीन अवस्था को जितने समय तक हम बनाए रखते हैं, तो वह अवस्था क्या कहलाती है? मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, है ना। मेंटेनेंस यानी अवस्था को बनाए रखना, कौन सी अवस्था को? एनेस्थीसिया वाली। ठीक है। इसके बाद है कि अपना काम पूरा हो गया, यानी हमने जो भी सर्जरी करनी थी, सर्जरी का काम अपना पूरा हो गया। अब मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, हमने औषधि लगातार चल रही है, ड्रिप के द्वारा चल रही है औषधि, ठीक है, शरीर में प्रवेश हो रही है, तो हम उस मेन औषधि को, जो एनेस्थेटिक औषधि है, उसको देना बंद कर देंगे। अब उसके बाद जानवर को हमें क्या लाना है? वापस होश में लाना है। तो मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया के लिए जब औषधि देना बंद कर देते हैं, तो जानवर वापस किस में आता है? होश में आता है, चेतना में आता है। तो जब चेतना में आता है तो वह अवस्था क्या कहलाती है? रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया, यानी बेहोशी की अवस्था से जानवर का वापस होश में आ जाना ही क्या कहलाता है? रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया कहलाता है। तो प्री एनेस्थेटिक स्टेज क्या हो गई? जिसको हम मुख्य रूप से प्री एनेस्थेटिक औषधि दे करके उत्पन्न थे। ठीक है। तो जानवर का स्ट्रगल वगैरह, जिससे हम जब मुख्य औषधि दें, ठीक है, इसके लिए संवेदनहीनता के लिए, तो ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े जानवर को, है ना, तो वो क्या कहलाती है? प्री एनेस्थेटिक स्टेज। उसके बाद शरीर को बेहोश करने के लिए जैसे ही मुख्य औषधि देते हैं, तो जानवर बेहोश होना शुरू होता है, संवेदनहीन होना शुरू होता है ना। तो कुल मिला के जानवर किसके लिए तैयार हो रहा है? बेहोशी के लिए। तो जो भी समय है, जिस समय जानवर थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, बेहोशी की अवस्था में जाता है, तो वह अवस्था क्या कहलाती है? इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। अब जानवर बेहोश हो गया, ठीक है, इस अवस्था के अंत में। अब उस अवस्था को बनाए रखना, यानी इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया की जो अवस्था है उसको बनाए रखना क्या कहलाता है? मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है। और बेहोशी के बाद अपना काम पूरा होने के बाद, सर्जरी पूरी होने के बाद वापस उसे जब हम होश में लेकर के आते हैं, तो वह कहलाता है रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया। लेकिन ये तो हो गई अपनी जनरल बात। इसमें जो इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया है, इसको भी आगे भागों में बांटा गया है। ठीक है। देखिए कैसे। तो ये तो हो गई पहली इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया की जो अवस्थाएं हैं, इसकी चार अवस्थाएं ये। पहली है स्टेज ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, आप केवल नाम याद रखें। दूसरी है स्टेज ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ये कौन से की है? दूसरा वाला जो भाग है इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? चार अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। इसकी ही कितनी अवस्थाएं होती हैं? चार अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्टेज ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है, दूसरी स्टेज ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट, तीसरी होती है स्टेज ऑफ टॉलरेंस या सर्जिकल स्टेज। और जो इसकी इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया की जो तीसरी अवस्था होती है, ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? सर्जिकल स्टेज कहते हैं। तो यहां पर ये याद रखने वाली बात है कि इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया की जो तीसरी स्टेज है, कौन सी? सर्जिकल स्टेज या स्टेज ऑफ टॉलरेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्जिकल स्टेज के नाम से जाना जाता है। अब सर्जिकल स्टेज को ही तीन प्लेन में और बांटते हैं आगे। प्लेन फर्स्ट, प्लेन सेकंड और प्लेन थर्ड। ठीक है। तो जो प्लेन फर्स्ट है,
इसमें छोटी शल्य चिकित्सा की जाती है, और जो प्लेन सेकंड है वही सर्जरी के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो कुल मिलाकर के चाहे छोटी हो चाहे बड़ी सर्जरी हो, तो स्टेज ऑफ टॉलरेंस या सर्जिकल स्टेज के अंदर की जाती है। या फिर इसको ब्रॉड एस्पेक्ट में हम बात करें तो ये किसके भाग हैं? इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। तो इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के अंदर ही सर्जरी की जाती है ना? ये बात हो गई। अगर यहां पर और इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के दौरान ज्यादा औषधि दी जाती है, तो कभी कभी जानवर क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है, यहां तक कि मेडुलरी पैरालिसिस हो जाता है, और जानवर की मृत्यु भी हो सकती है। कौन सी अवस्था में? जब हम मुख्य औषधि दे रहे हैं, मुख्य निश्चेतक दे रहे हैं, तो ज्यादा औषधि देने की अवस्था में, ठीक है, क्या हो जाता है? मेडुलरी पैरालिसिस। ठीक है, जो किसका भाग है? इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया का। अगर हम सही मात्रा में औषधि दे रहे हैं, तो जानवर कहां तक पहुंचेगा? सर्जिकल स्टेज तक पहुंचेगा। हम अपनी जितनी भी छोटी मोटी सर्जरी है वो कर लेंगे, और उसके बाद जानवर को किस में ले आएंगे? हम रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया की अवस्था में ले आएंगे। ठीक है। अब आता है कि मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया किसे कहते हैं? तो जो अपना प्लेन सेकंड है ना, सर्जरी के लिए उपयुक्त अवस्था, कौन सा? स्टेज ऑफ टॉलरेंस का सेकंड प्लेन, या फिर ये हम कह दें कि सर्जिकल स्टेज को बनाए रखना ही क्या कहलाता है? मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद होश में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया कहलाता है। ठीक। अब जो जनरल एनेस्थेटिक, हम जो एनेस्थीसिया प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ औषधियां दी जाती हैं। यानी जो औषधियां काम में ली जाती हैं, वो कौन कौन सी एनेस्थेटिक औषधियां होती हैं? जनरल एनेस्थीसिया के लिए प्रयोग में आने वाली औषधियां कौन कौन सी होती हैं? पेरेंटल या इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया, यानी जो ड्रग है कौन कौन सी है, यानी जिनको शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है इंजेक्शन के रूप में। ठीक है। तो कौन कौन सी हैं? इसको दो भागों में बांटा गया। पहली होती हैं बारबिचुरेट, और दूसरी होती हैं नॉन बारबिचुरेट। ठीक है। तो बारबिचुरेट क्या होते हैं? कि यूरिया और मेलोनिक एसिड के संघनन से बनी हुई औषधियां। ठीक है। यूरिया और मेलोनिक एसिड के संघनन से बनी हुई औषधियां क्या कहलाती हैं? बारबिचुरेट कहलाती हैं। और दूसरी हैं नॉन बारबिचुरेट, जिनको दो भागों में बांटा गया है, डिसोसिएटिव और नॉन डिसोसिएटिव। अब देखिए, बारबिचुरेट के एग्जाम्पल पेंटोबार्बिटॉन, थायोपेंटेन और थाइमिल। ठीक है। इसमें और भी आ जाते हैं, हेक्सोबार्बिटॉन, सेकोबार्बिटॉन, ठीक है, इस तरह से भी आते हैं। ठीक है। अब नॉन बारबिचुरेट में डिसोसिएटिव के जो एग्जाम्पल हैं, कीटामाइन, कौन सा है? कीटामाइन। दूसरा है फिल्टामाइन। फिल्टामाइन। और तीसरा हो गया फेनसाइक्लिडिन। फेनसाइक्लिडिन। ठीक है। तो ये तीनों औषधियां कौन सी हैं? डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक कहलाती हैं। इनमें से जो कीटामीन है, मुख्य रूप से बिल्लियों में उपयोग में ली जाती है। नॉन डिसोसिएटिव में प्रोपेफॉल, क्लोराहाइड्रेट, सफन जिसे एल्थेसिन के नाम से जाना जाता है, डाइजीपाम, मॉर्फिन और इक्वेथेसिन। ठीक है। तो ये औषधियां किसमें आती हैं? नॉन डिसोसिएटिव में आती हैं। तो जो जानवरों के लिए पेरेंटल ड्रग हैं, पेरेंटल एनेस्थेटिक एजेंट हैं, पेरेंटल का मतलब हो गया जो कि इंजेक्टेबल, इंजेक्शन के रूप में शरीर के अंदर प्रवेश कराई जा रही, जिनमें पहली बारबिटॉन, पेंटोबार्बिटॉन, थायोपेंटोन और थाइमिल। ठीक है। नॉन बारबिचुरेट में बात करें तो डिसोसिएटिव और नॉन डिसोसिएटिव। डिसोसिएटिव में कीटामीन, फिल्टामाइन और फेनसाइक्लिडिन। नॉन डिसोसिएटिव में बात करें तो प्रोपेफॉल, क्लोराहाइड्रेट, सफान यानी एल्थेसिन, डाइजीपॉम, मॉर्फिन और इक्वेथेसिन होती हैं। ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनता है कि भाई निम्न में से कौन सी नॉन बारबिचुरेट औषधि है, या कौन सी बारबिचुरेट औषधि है? ठीक है। या फिर कौन सी सबसे ज्यादा बिल्लियों में उपयोग में आने वाली डिसोसिएटिव औषधि होती है? ठीक है।
तो ये हमें क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि बारबीचुरेट के अंदर कौन कौन सी औषधि आती हैं, नॉन बारबीचुरेट के अंदर कौन सी आती हैं, और नॉन बारबीचुरेट में भी डिसोसिएटिव कौन सी हैं और नॉन डिसोसिएटिव कौन सी औषधियां होती हैं। ठीक है। अब है दूसरा क्लासिफिकेशन कि ऐसी औषधियां जो सूंघने से, ठीक है, सूंघी जा सकती, ठीक है, तो उसके द्वारा जो एनेस्थेसिया उत्पन्न किया जाता है वो कौन कौन सी हैं। अब सूंघने वाली भी दो तरह की हो सकती हैं। एक तो होती हैं कि जो गैस की फॉर्म में ही होती है, कि सीधी अंदर से क्या निकलती है, गैस के रूप में गैस वहां से निकलती है। दूसरी होती हैं कि जैसे लिक्विड तो है, लेकिन जैसे ही बाह्य वातावरण के संपर्क में आती हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं या वेपराइज हो जाती हैं, वाष्पशील हो जाती है। ठीक है। तो दो तरह की हो गई। जो सूंघने वाली औषधियां इनहेलेंट जो हैं वो कैसी हैं, एक तो है शुरू से ही गैस की अवस्था में है, और जो वाष्पशील है वो कैसी होती हैं, यानी लिक्विड में तो है, लेकिन जैसे ही बाह्य वातावरण के संपर्क में आएंगी तो किस में बदल जाएंगी, वो गैसियस अवस्था में आ जाती हैं। तो ऐसी औषधियां जो गैस के रूप में होती हैं वो कौन कौन सी हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और साइक्लोप्रोपेन और जीनोन। ये तीन औषधियां ऐसी हैं जो कैसी हैं, गैसियस अवस्था में पाई जाती हैं। और जो वाष्पशील हैं, यानी बाह्य वातावरण के संपर्क में आने पर किस में बदल जाती हैं, ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। क्लोरोफॉर्म, ईथर, होलोथेन, मेथॉक्सीफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, एनफ्लोरेन। ठीक है, तीन हो गए, मेथॉक्सी, आइसो और एनफ्लोरेन। और साइक्लोप्रोपेन। ये कैसी हैं, वाष्पशील, जैसे ही बाह्य वातावरण के संपर्क में आएंगी और ये किस में बदल जाएंगी, वेपराइज हो जाती है। ठीक। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो, जो एथिल क्लोराइड है, केवल डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है कि एथिल क्लोराइड जो कि एक एनेस्थेटिक एजेंट है, ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्प्रे एनेस्थेसिया भी या स्प्रे एनेस्थेटिक भी कहते हैं। एथिल क्लोराइड को स्प्रे एनेस्थेटिक के नाम से भी जाना जाता है। अभी बात कर रहे थे कि बिल्लियों में मुख्य रूप से कौन सा उपयोग किया जाता है, कीटामाइन। तो कीटामाइन जो डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एजेंट है वो किसमें काम में लिया जाता है, मुख्यतः बिल्लियों में काम में लिया जाता है। पेंटोबार्बिटॉन जो कि बार्बिचुरेट है, किस नाम से जाना जाता है, नेमब्यूटल, ठीक है, नेमब्यूटल के नाम से जाना जाता है। इक्वेथेसिन, ठीक है, इक्वेथेसिन किस किस से बना होता है, क्लोरल हाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और पेंटोबार्बिटॉन। तीनों का जो कंबाइंड फॉर्म है इक्वेथेसिन में, क्लोरल हाइड्रेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया और पेंटोबार्बिटॉन, इन तीनों चीजों से मिलकर के क्या बनता है, इक्वेथेसिन बनता है। ठीक है। तो आपसे यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि निम्न में से कौन सा इक्वेथेसिन का भाग है, या इस तरह से पूछ लेगा कौन सा इक्वेथेसिन का भाग नहीं है। ठीक है। या फिर एक चीज पूछ लेगा कि भाई क्लोरल हाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और पेंटेबार्बिटॉन किसके भाग होते हैं, या दो दे करके पूछ ले किसके भाग होते हैं। ठीक है। क्लोरल हाइड्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट केवल ये दो मिले हों तो क्या कहलाएंगे, क्लोरोमैग कहलाएंगे। ठीक है। और यदि इनमें क्लोरोमैग में क्या मिला दिया हमने, पेंटोबार्बिटॉन और मिल गया, तो यही क्या कहलाएगा, इक्विथेशन कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरह से अपना जो एनेस्थेसिया वाला चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने मुख्य रूप से किस किस के बारे में बात की, तो शुरुआत में टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की हमने। ठीक है। फिर ट्रैंक्विलाइजेशन क्या होता है, तो ट्रैंक्विलाइजेशन क्या है, एक तरह से ये व्यवहारिक बदलाव की अवस्था है। ठीक है, क्या है, व्यवहारिक बदलाव की अवस्था होती है जिसमें रोगी कैसा है, शांत होता है लेकिन वातावरण के प्रति उदासीन है। जबकि दूसरी चीज सेडेशन है, इसमें भी जानवर शांत है लेकिन कैसे ये पैदा की जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के संदमन के द्वारा। जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है उसको क्या कर रहे हैं हम, डिप्रेस करते हैं, उसकी क्रियाशीलता को कम किया जाता है, जिससे जानवर शांत तो हो जाता है लेकिन साथ में यहाँ पर उदासीन था। ठीक है। लेकिन यहाँ कैसा है, ये चौकन्ना है।
है ना। ये अंतर। नार्कोसिस औषधियों द्वारा उत्पन्न की गई गहरी नींद की अवस्था। जो नार्कोटिक टेस्ट से आप रिलेटेड रखें कि गहरी नींद की अवस्था में चला जाता है तो व्यक्ति को होश नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहा है, यानी वो वही चीज बोलेगा जो उसके साथ वास्तविक रूप से घटित हुई है। इसीलिए सच्चाई का पता करने के लिए नार्कोटिक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो गहरी नींद की अवस्था होती है, आदमी को अच्छे बुरे का एहसास नहीं होता है, केवल जो उसके साथ घटित हुआ है वही व्यक्ति बताता है। तो नार्कोसिस औषधियों द्वारा पैदा की गई गहरी नींद की अवस्था। हिप्नोसिस, इसमें कृत्रिम रूप से यानी वही औषधियों द्वारा उत्पन्न की जा रही है लेकिन गहरी नींद की नहीं है, इसमें क्या है, ये अर्ध निद्रा की अवस्था होती है। ठीक है। एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति मिलती है। इससे मुक्ति मिलती है दर्द की संवेदनाओं से, लेकिन सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता बनी रहती है। बाहर से हम पिन चुभोएंगे, दर्द हेडेक हुआ, इतने हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तो टैबलेट वगैरह दवाई ली, संवेदनाओं से हमें मुक्ति तो मिल जाए, दर्द से तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अगर यहाँ जिस जगह पर दर्द है वहां पर हम पिन वगैरह चुभोएंगे, चोटें खाएंगे, तो व्यक्ति को एहसास होगा, महसूस होगा। जबकि एनेस्थेसिया में दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति मिलेगी और वहां वो जगह है वो भी क्या हो जाएगी, संवेदनहीन हो जाती है। ठीक है, उस जगह पर संवेदनाएं महसूस नहीं होती है। अब जो एनेस्थीसिया है उसको ही आगे मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है लोकल एनेस्थीसिया, जब एक छोटे भाग को या फिर मतलब किसी एक छोटे अंग को क्या करते हैं हम, संवेदनहीन कर दें, तो वही क्या कहलाता है, लोकल एनेस्थीसिया कहलाता है। एक छोटे भाग को या फिर एक किसी अंग को, उंगली को क्या कर रहे हैं हम, संवेदनहीन कर रहे हैं, तो वह क्या हो गया, लोकल एनेस्थीसिया। रीजनल में एक बड़ा क्षेत्र तो है, ठीक है, एक बड़े भाग को, लेकिन सीमित भाग। ठीक है, पूरा शरीर नहीं आ रहा है इसमें, बड़ा भाग तो आ रहा है शरीर का लेकिन सीमित आ रहा है, तो जब उसको संवेदनहीन किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, रीजनल एनेस्थीसिया कहलाता है। और जनरल एनेस्थीसिया में संपूर्ण शरीर को क्या किया जाता है, संवेदनहीन किया जाता है। अब हम जब जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, ठीक है, तो एक औषधि दी जाती है पूरे शरीर को बेहोश करने के लिए, संवेदनहीन करने के लिए, तो उसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ते हैं, तो उन प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए दूसरी औषधि दी जाती है। तो जब दो या दो से अधिक औषधियां एनेस्थीसिया में प्रयुक्त होती हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, बैलेंस एनेस्थीसिया कहलाता है। ठीक है, तो बैलेंस एनेस्थीसिया क्या हो गया कि एनेस्थीसिया की अवस्था तो हम उत्पन्न कर रहे हैं, और एनेस्थीसिया में क्या होता है कि दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति मिलती है, मसल रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, और तीसरा हो गया कि पेशी शिथिलता, है ना, पेशी शिथिलता हो गई, दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति हो गई और संवेदनहीनता। तो ये जो तीनों चीजें पैदा होती हैं किसके अंतर्गत होती हैं, एनेस्थीसिया के अंतर्गत होती है, निश्चेतना के अंतर्गत होती है। बेसल एनेस्थीसिया, बेसल एनेस्थीसिया में क्या है कि ये जो मुख्य एनेस्थीसिया है उसके लिए आधार का काम करता है। ठीक है, तो जनरल एनेस्थीसिया से पहले ये दिया जाता है, और फिर इसमें क्या चीज दी जाती है, प्री एनेस्थेटिक औषधियां दी जाती है, जो इसका जिनका काम क्या है कि मुख्य एनेस्थेटिक औषधि जब हम दें तो उस समय ज्यादा लार स्राव ना हो, मुख्य एनेस्थेटिक औषधि जो दे रहे हैं, ठीक है, उसकी मात्रा कम लगे, जानवर की जो मसल या पेशी हैं वो रिलैक्स जो हो रही हैं वो सही तरीके से रिलैक्स हो, है ना। और क्या है कि रिलैक्स होने के बाद जब वो जानवर होश में आए तो जानवर आसानी से बेहोशी से होश की अवस्था में आ जाए या चेतना की अवस्था में आ जाए। अब जो ये एनेस्थीसिया है, लोकल एनेस्थीसिया हो गया सबसे पहले, तो उसमें किन किन औषधियों का उपयोग करते हैं, वो अपनी ये अपनी होती हैं, कौन कौन सी, लिग्नोकेन, लिडोकेन, प्रोकेन, ठीक है, प्राइलोकेन, ब्यूपाकेन, ब्यूटाकेन, कोकेन। ठीक है, तो इस तरह से ये औषधियां होती है। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थीसिया, इसके जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, टॉपिकल या सरफेस एनेस्थीसिया द्वारा, इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा जिसमें लीनियर और फील्ड ब्लॉक होते हैं, ठीक है, और ये जो नर्व ब्लॉक है ये किस में आ जाता है, ये एक तरह से रीजनल में आ जाता है ना। और यदि छोटे भाग को हम कर रहे हैं, केवल एक नर्व को ब्लॉक कर रहे हैं, तो किस में आ गया, ये लोकल एनेस्थीसिया में आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एपिड्यूरल आता है। एपिड्यूरल दो प्रकार का है, यदि हम सैक्रम से पहले एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो वो क्रेनियल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हो गया, और यदि सैक्रम के बाद के क्षेत्र में हम
प्रवेश करा रहे हैं औषधि को, तो वो कोरल एपिड्यूरल एनेस्थेसिया कहलाता है। इनकी साइट की बात करें तो क्रेनियल एपिड्यूरल एनेस्थेसिया में जो औषधि प्रवेश कराई जाती है वो लंबोसेक्रल क्षेत्र में प्रवेश कराई जाती है। तो लंबोसेक्रल कहाँ होता है? लंबर वर्टिब्रा, लंबर कौन सी? L6, ठीक है। L6 और सैक्रम की पहली कशेरुका के बीच में प्रवेश कराई जाती है, तो वह क्या कहलाती है? लंबोसेक्रल साइट कहलाती है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? क्रेनियल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कह देते हैं। कौन कौन सी अवस्थाओं में इसका उपयोग किया जाता है? वेसेक्टोमी में, लेप्रोटोमी में और रूमेनोटोमी में इसका उपयोग किया जाता है। कोरल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की जो साइट है वो लास्ट सैक्रम, क्योंकि सैक्रम की सभी कशेरुका क्या होती हैं? जुड़ी रहती हैं। तो अंतिम सैक्रम कशेरुका और पहली पुच्छीय कशेरुका, कौन सी है ये? पहली पुच्छीय कशेरुका यानी पूंछ वाली कशेरुका, या पहली और दूसरी पुच्छीय कशेरुका के बीच में औषधि प्रवेश कराई जाती है। तो यह क्या कहलाता है? कोरल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहलाता है। किन कंडीशन में उपयोग की जाती है? प्रोलेप्स के केस में, चाहे वो वेजाइना का हो, यूट्रस का हो या रेक्टम का हो, इन तीनों के प्रोलेप्स में इसका उपयोग किया जाता है। पूंछ को काटने में एट्रेसिया एनाई और एट्रेसिया रेक्टाई के केस में भी इसका उपयोग किया जाता है। पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया, तो जो यानी इसमें क्या करते हैं कि वर्टिब्रा के पैरेलल में नर्व ब्लॉक एक तरह से किया जाता है उनको, और कहाँ पर? साइड दे करके, यानी कौन सी स्थिति में जो एनेस्थेटिक एजेंट को प्रवेश कराया जाता है? T13 और L1 के बीच में औषधि को प्रवेश कराया जाता है, या फिर L1 और L2 के बीच में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है, या फिर L2 और L3 के बीच में जो औषधि है उसको प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। उसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो स्पाइनल नर्व हैं उनको ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। किन कंडीशन के लिए उपयोग किया जाता है? एब ओमेजल डिस्प्लेसमेंट के लिए किया जाता है, रूमेनोटोमी के लिए किया जाता है, या सीजेरियन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि तीनों ही चीजें ये कहाँ पर हैं? जो इस क्षेत्र से संबंध रखती हैं, ठीक है, जो एब्डोमिनल वाला क्षेत्र है उससे संबंध रखती हैं, ठीक है। जनरल एनेस्थेसिया की स्टेज है, ठीक है, किस किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? इसकी चार अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से: प्री एनेस्थेटिक स्टेज, इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसिया और रिकवरी फ्रॉम एनेस्थेसिया, ठीक है। इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया को आगे चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। और इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया के अंतर्गत ही जो इसका मतलब हम जो ऑपरेशन वगैरह है वो करते हैं। और इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया की जो कौन सा प्लेन है? सर्जिकल प्लेन, उसको लंबे समय तक बनाए रखना ही, उसको बनाए, जब तक हमारी सर्जरी चल रही है तक अब इसको बनाए रखना ही क्या कहलाता है? मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसिया कहलाता है। अपनी सर्जरी कंप्लीट होने के बाद वापस से चेतना में लाने के लिए, ठीक है, जानवर को चेतना विहीन अवस्था से चेतना में लाने के लिए, ठीक है, होश में लाने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जनरल एनेस्थेसिया के लिए औषधियां उपयोग होती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो दो तरह की हैं, बारबिचरेट और नॉन बारबिचरेट। नॉन बारबिचरेट दो तरह की हैं, डिसोसिएटिव और नॉन डिसोसिएटिव। इनके एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद सूंघने वाली औषधियां आती हैं, क्योंकि इनके द्वारा भी एनेस्थेसिया उत्पन्न किया जा सकता है, संवेदनहीनता उत्पन्न की जा सकती है। तो सूंघने वाली में दो तरह की होती हैं। एक होती हैं अपनी गैस वाली, जो कि शुरुआत से ही गैस अवस्था में होती हैं, और दूसरी होती हैं वाष्पशील, जो बाह्य वातावरण के संपर्क में आने पर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होती हैं। गैसीय अवस्था की औषधियों की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन और जीनोन गैस होती है। वाष्पशील की बात करें हम तो क्लोरोफॉर्म, ईथर, होलोथेन, मेथॉक्सीफ्लोरेन, आइसोफ्लूरेन, एनफ्लूरेन और साइक्लोप्रोपेन, ये ऐसी औषधियां हैं जो बाह्य वातावरण के संपर्क में आने पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो ये एनेस्थेसिया वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। मुख्य रूप से तो अपनी डेफिनेशन ही है और उनकी साइट है कि कौन से प्रकार के एनेस्थेसिया को प्राप्त करने के लिए उसकी साइट क्या रहेगी, कौन सी जगह पर एनेस्थेसिया जो दवा है वो प्रवेश कराई जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में
अगले लेक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओ, थैंक यू। राधे राधे। दीप्ति बनहर सिंह, कोई दिक्कत? कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं ना। गुरु जी बालक कैसा आया आज? पता नहीं यार, ये मैं भी देख रहा हूँ, अभी आप ये दो ही तीन लोग ही हैं। कोई बात है, शादी वगैरह में गए ये होंगे, है आज की शादी है ना, ये है दावत खाने में बिजी हैं। क्लास तो पीछे भी ले लेंगे। क्योंकि यही टाइम ऐसा है। चलो कोई बात नहीं, अपना ये टॉपिक, इसमें कोई समस्या है? समस्या कसी ना है गुरु जी, करने की समस्या में कम ही आया होगा भाई, कि दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ चलो कोई बात नहीं, एक बार आप पढ़ो, रिपीट करो, और बाकी क्लास जैसे रिकॉर्डेड हो तो वो दोबारा देख के आप कर सकते हैं इसको क्लियर, है ना। रिकॉर्डेड तो जब मिलेंगी ना, एक खुल जाएगा मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल। फोन और आया गुरु जी का होगा। क्या तो आप इसको डायरेक्ट, आप जैसे, चलो बता देंगे किस तरह से लेना है ये, डायरेक्ट आप वहां से ले सकते हैं इसे, है ना। अब फोन आया होगा को बार मानते मैडम को फोन आया हो। हाँ चलो बात कर लेना वहां उनसे, है ना, नहीं तो फिर मैं करवा दूंगा।